आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नेक्स्ट जेन प्लस में एक बार आपका फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना रहे होंगे और उसी क्रम में उस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मैथ्स का। पहला ही क्वेश्चन हमारा पाई चार्ट का है। आप लोग वीडियो रोक के एक बार इस पाई चार्ट को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, अगले पेज पे है। चलिए एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न संस्थानों में परीक्षा हेतु नामांकित अभ्यर्थियों तथा उनमें से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण दर्शाया गया है। ठीक, इधर वो बच्चे हैं जो पास हुए, उधर वो बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया या एनरोल किया। तो कहानी है संस्थान पी तथा एस से उत्तीर्ण। पी और एस की अगर बात करें उत्तीर्ण वाले, तो पास वाले ये हैं बेटा, और पी में है 18% और एस की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट है, 16। 18 और 16 हमारा कितना हुआ, 34%। तो 5700 का हमें निकालना पड़ेगा यहाँ, 34% यानी 34%। ठीक है जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए। अब इसमें हाँ, कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप इसे डबल कर लो और इसको हाफ कर लो। तो ये तो आ जाएगा 114 और इधर आ जाएगा हमारा 17। 17 चौका 68 का 8 हासिल लगे 6, 17 कम 17 और 6 23 का 3 हासिल 2, 17 कम 17 और 2 19। यानी यहाँ तो संख्या बनी 19। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास है टी और आर, और टी और आर से एनरोल वाले बच्चे। तो टी और आर की अगर बात करें, एनरोल वाले बच्चे वो हैं 8550, और यहाँ बात करेंगे टी की तो 8%, और बेटा आर की अगर हम बात करें तो 10%, यानी टोटल हो गए ये कितने हमारे, 18%। 18%। तो 8550 का हमें निकालना है 18%। चलिए ए जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, और देखिए अगर इसका डबल करें और इसका हाफ करें तो ये तो आ जाएगा बेटा 1710, और ये हो जाएगा 9/10। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपका आसान बनाने के लिए कर सकते हैं आप इस तरह। ठीक है, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15, यानी एनरोल वाले हैं 1539 और जो पास वाले हैं बेटा वो हैं 1938। अब अगर इसको माइनस हम करने लगे तो यहाँ 9 9 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3, यानी उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपको बताना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसे चेंज करूंगा, और चेंज करने के लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी कि अगर ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ है, यानी फ्रैक्शन में अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा एचसीएफ किसका, ए सी और ई का। वहीं नीचे की अगर बात करें तो वहां आएगा एलसीएम किसका, बी डी और एफ का, और ये ही हमारा एचसीएफ हो गया। अब देखिए इसका यूज हम यहां कैसे करेंगे। तो इस 0.05 को 0.5, 0.25 और 1.25 को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कि भाई इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5/100। इसको अपन लिख सकते हैं 5/10। इसे लिख सकते हैं हम 25 कितना, 100, और इसको हम लिख सकते हैं 125 कितना, 100। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 5, 25 और 125 को पूर्णतः भाग करे, तो वो संख्या होगी 5, और नीचे वालों का सब का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। यानी उस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा 0.05, जो कि ऑप्शन होगा सी हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 6, 7 तथा 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। तो एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन और आ गया, और अब हमें पता है कि शेषफल कितना आएगा, 3। तो आपको समझाने के लिए पहले मैं ऑप्शन इधर लिख लेता हूं। ऑप्शन ए है 501, ऑप्शन बी है हमारा 510, ऑप्शन सी है 507, और ऑप्शन डी है बेटा, ऑप्शन डी है 504। अब आपको एक बात पता है क्लियरली कि वो जो भी संख्या है इन चारों में से कोई एक है, और इन चारों में से एक है तो वो संख्या 4 से भी भाग होगी, 6 से भी, 7 से भी, 9 से भी, बस शर्ते उस संख्या से हमें कितना हटाना पड़ेगा, पहले 3 को हटाना पड़ेगा। तो मुझे 3 यहां भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 408।
98। यहाँ अगर हम 3 माइनस करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा 504। यहाँ अगर 3 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 501, और यहाँ अगर 3 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 507। अब इसमें सबसे आसान संख्या जो है जिसे हम चेक कर सकते हैं वो 9 है। तो देखिए इसका योग कितना बना, 6, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः भाग होना चाहिए। तो यहाँ अगर 6 है तो ये भी भाग नहीं होगा, ये 5 4 9 है ये भाग होगा, बट और भी ऑप्शन है उनको भी हम चेक करते हैं। 7 5 12, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हुआ सी। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 मेजों का क्रय मूल्य 40 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, चलिए अब हम कह सकते हैं सीपी कितनी वस्तुओं का, 30 वस्तुओं का सीपी इक्वल है 40 वस्तुओं के एसपी के। अब यहां से अगर हम रेशियो निकालें यानी सीपी अपॉन एसपी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कितना आएगा 4/3, यानी वस्तु कितने में खरीदी गई, 4 में, और बेची कितने में गई, 3 में, यानी कम में खरीदी और ज्यादा में बेची तो क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस की अगर हम यहाँ बात करें तो एक का होगा किस पे, ऑलवेज सीपी पे, यानी 4 पे, तो 100 पे कितना, और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 25 बार, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। ठीक है जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 4 10 रुपए की दर से तथा बराबर संख्या के 5 10 रुपए की दर से खरीदता है, वह पूरे संतरे 9 20 की दर से बेच देता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहां बात करें सीपी की, तो यहां लेंगे हम संख्या और यहां लेंगे हम मूल्य। तो स्टार्टिंग में जब खरीद रहा है तो कितने, 4 खरीदे, कितने में, 10 रुपए में, यानी कॉस्ट तो हुई 10 और संख्या कितनी है, 4। फिर कहा उतने ही संतरे, 5 खरीदे लेकिन इस बार खर्च किए कितने, 10। अब देखिए इसको इक्वल करना हमें जरूरी है। इक्वल क्यों करेंगे हम, तो इक्वल करने की वजह है क्योंकि कहा गया बराबर संख्या, बराबर संख्या, तो संख्या अगर बराबर करें बेटा तो यहाँ 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ 4 से, तो यहां भी किससे, 4 से। अब कह सकते हैं ये 20 संतरे कितने रुपए में, 50 रुपए में, और ये 20 संतरे कितने रुपए में, 40 रुपए में। ओवरऑल अगर सीपी की हम बात करें तो उसने 40 संतरे खरीदे, कितने रुपए लग खर्च हुए उसके, 90 रुपए खर्च हुए। लेकिन जब वो बेच रहा है तो उसका प्राइस उसने दिया है कितना, यानी यहां एसपी की बात करें तो 9 संतरे कितने रुपए में, 20 रुपए में। अब जितने उसने खरीदे उतने ही बेचेगा, और जितने बेचेगा उतने ही उसने खरीदे हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर से इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां हमें 9 से गुणा और यहां 40 से, तो यहां भी किससे, 40 से। अब कह सकते हैं कि उसके रुपए खर्च हुए 810 और उसके पास आए कितने, 800। तो 810 गए 800 आए, यानी ज्यादा उसके खर्च हुए और कम उसके पास आए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस इक्वल होगा किसके बेटा, 10 के, और ये कैलकुलेट होगा किस पे, सीपी पे, और सीपी कितना है हमारा 810, तो 100 पे कितना, 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट। अब इसको हम कह सकते हैं 100/81, यानी लगभग लगभग एक बार जाएगा और बचेगा यहां से कितना, 19 और बटे 81%। अब ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रकार के चावल की कीमत क्रमशः 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा। रेशियो का एक और क्वेश्चन बढ़िया सा। देखिए फर्स्ट जो चावल है वो है 11 रुपए प्रति किलोग्राम पर केजी, और जो सेकंड टाइप है बेटा उसकी कॉस्ट है 21 रुपए पर केजी। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कॉस्ट बन जाती है कितनी, 17 रुपीज पर केजी। तो अगर हम यहाँ माइनस करें तो आएगा 4, और यहाँ माइनस करते हैं तो आएगा कितना, आएगा 6। अब रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2:3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, आंसर नंबर डी। ठीक है जी, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 12.5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। चलिए तो हम यहाँ प्रिंसिपल ले रहे हैं अपना, कितना होगा x, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो कितना रहा होगा,
तो वो रहा होगा x। अब सिंपली इसमें अगर हम फॉर्मूले से भी करते हैं तो आप जानते ही हो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100। इसी में वैल्यू पुट करनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट है x, प्रिंसिपल x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, टाइम हमें निकालना है और अपॉन 100। ये कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये 5 बार और ये 40 बार जाएगा और 5 से जाएगा 8 बार, यानी टाइम हमारा आ गया कितना, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का एक और बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर सेट में हमें देखने मिल रहा है जहां M1 D1 H1 का यूज होता है। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। भारतीय रेलवे ने एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 मजदूर लगाए। यदि 50 दिनों में कार्य का केवल 1/4 भाग ही पूरा हुआ तो शेष 100 दिन में शेष कार्य करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 3 चीजें यहां यूज हुई, मजदूर और एक और 1/4 काम, यानी क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो बनेगा M1 D1 अपॉन W1 इक्वल होगा M2 D2 अपॉन W2 के। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने दिन हैं, तो हमसे बताया गया कि उसे जो काम करना है 150 दिन में पूरा करना है। 150 दिन में, ये एक एस्टिमेट बताया उसने। यहां M1 की वैल्यू नहीं होगी बेटा, M1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 50। यदि 50 दिनों में कार्य का केवल 1/4 भाग हुआ तो M1 की वैल्यू हो गई हमारी 200, D1 की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 50, और W1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/4 काम यानी 1/4। अब देखिए 4 काम था, 1 हो गया तो बचा कितना, 3/4। अब M2 की वैल्यू 200 आदमी तो थी, प्लस साथ में हमने मान लिया कि कितने आदमी और होंगे, x, और काम जो है से 100 दिनों में पूरा होना है, तो D2 की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 100। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 50 से जाएगा कितनी बार, 50 से जाएगा 2 बार, और 2 से जाएगा कितनी बार, 100 बार। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस कर दिया। भारतीय रेलवे 150 दिनों में कार्य पूरा करने हेतु 200 मजदूरों को लगाया। यदि 50 दिनों में कार्य का केवल 1/4 भाग ही पूरा हुआ तो शेष 100 दिनों में कार्य का कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। एक सेकेंड, फिर से इसे सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड बेटा, बस फिर से चीज़ों को रख रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए M1 D1 अपॉन W1 इक्वल होगा M2 D2 अपॉन W2 के। तो M1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 200 मजदूर हैं, और दिन कितने हैं हमारे पास, 50, और काम है 1/4 यानी 1/4। ये इक्वल होगा, अब 200 मजदूर तो थे ही, साथ में x मजदूर और आ गए। अब दिन कितने हैं, तो हमारे पास दिन बचे हैं बेटा यहाँ से कितने हैं, 100। ठीक है, और 4 काम था, 1 हो गया तो उसमें बचा कितना, 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से ही जाएगा 100 बार। इस 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 300, और इधर से आ जाएगा -200, और इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हुई कितनी, 100। x की वैल्यू होगी कितनी, 100। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही एक और। 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। तब 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को रोक के ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर आप वीडियो में देखें इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें बताया गया 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 10 दिन में। फिर इसी काम को हमें बताया गया कि 8 पुरुष और 18 महिलाएं, तो 8 पुरुष प्लस 18 महिलाएं इस काम को कर ले रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है जी, चलिए अब यहां अंदर अगर हम गुणा करें तो इधर आ जाएगा 120 प्लस 180, 12 × 96, और प्लस ये आ जाएगा हमारा 216। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों में कि जो वैल्यू जिधर ज्यादा है उसको उधर लेके जाइए, नहीं तो हो सकता है कि आप माइनस प्लस में इसमें कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो 120 m माइनस 96 इक्वल होगा 216 माइनस 180। तो इधर बचेगा हमारे पास 24 m और इधर बच जाएगा 36 वोमेन। अब अल्फाबेट एक तरफ करने का टाइम आ गया, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कितना आ गया 3/2। यानी हम कह सकते हैं एक आदमी की कार्यक्षमता 3 और एक महिला की कार्यक्षमता कितनी है बेटा 2। अब ये कार्यक्षमता चाहे आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, हमें टोटल वर्क निकालना है। तो एक आदमी की कार्यक्षमता है 3, तो 12 की कितनी होगी बेटा 36, प्लस एक महिला की कार्यक्षमता है कितनी 2, तो 18 महिलाओं की कितनी हो गई फिर से 36, और गुणा में बाहर कितना है 10, तो 72 यानी 710। ये हो गया टोटल वर्क हमारे पास। अब ये काम हमें किससे कराना है, 2 पुरुष और 3 महिलाओं से। तो बेटा एक पुरुष की कार्यक्षमता और एक महिला की कार्यक्षमता निकालनी पड़ेगी पहले हमें, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है 3 और ये 2। तो एक पुरुष एक दिन में 3 काम, तो 2 पुरुष कितने करेंगे 6। वैसे ही यहां भी कितना आ जाएगा 6, यानी ओवरऑल एक दिन में काम कितना होगा 12, और हमें करवाना कितना है 720/12। तो 12 छंग 72, यानी हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डेज। 60 डेज। ये इसका बहुत डिटेल प्रोसेस है और यही तरीका आपकी बुक्स में भी इसका एक्सप्लेन किया होगा, बुक जिस भी राइटर ने किया होगा। अब मैं आपको इसका एक और आसान सा तरीका बता देता हूँ। चलिए बहुत जल्दी से दूसरे तरीकों को समझेंगे हम। चलिए उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपके सामने, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहूं अगर कि 40 आदमी किसी काम को 100 दिन में कर ले रहे हैं। कितने दिन में 100 दिन में। तो अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि 20 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए अगर हमने आदमी आधे कर दिए तो दिन क्या हो जाएंगे डबल, यानी हम कह सकते हैं उस हिसाब से ये काम कितने दिन में होगा 200 दिनों में होगा। और अगर मैं आपसे कहता कि 80 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कहते जी 50 दिन में होगा। यानी यहां से समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि अगर यहां हमने डिवाइड किया तो यहां उसी नंबर से, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। इधर अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन नंबर जो होगा वो कैसा होगा सेम होगा। अब मैं इस क्वेश्चन की कहानी पे थोड़ा सा आपको वापस लेके आता हूं। और समझिएगा इस बात को कि पहली लाइन जो हमें दी है वो दी है 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं 10 दिन में। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 2 पुरुष और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब अगर आप बहुत ध्यान से इसे देखें तो यहां 6 से डिवाइड हो रहा है। आप देखें 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और मैंने अभी आपको समझाया कि जिस नंबर से यहाँ डिवाइड होगा उसी नंबर से आपको यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ 6 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 दिन। इतना डिटेल जाने की हमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत सिंपली आप बहुत एक दो स्टेप में ही इस क्वेश्चन को करके निकल सकते हैं इजीली। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए ताकि वह धीमी रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर सके। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन कैसा है यहाँ, तो दोनों का डायरेक्शन है सेम, यानी अगर पहली इधर है तो दूसरी भी इधर ही है। एक की स्पीड दी है हमें 59 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की दी है बेटा 32 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 59 माइनस 32, इट मीन्स 27 आएगा ये। चलिए जी, ये आ जाएगा बेटा 27 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन अगर सेम है तो रिलेटिव स्पीड हमारी 27 हो गई। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई ही उसे तय करनी पड़ेगी, और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 27 और टाइम हमें सेकंड में दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18 और इनटू हमारा कितना हो जाएगा 27। एक सेकेंड, ये 27 कहाँ से ले लिया हमने, 16 सेकेंड आएगा, सॉरी 16 सेकेंड।
9 या 27, 9 दूनी 18, 2 से ये 8 बार, 5 या 15 अट्ठे 120, यानी ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 67 मीटर लंबी एक ट्रेन 33 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी। देखिए जान पूछ के इस क्वेश्चन में एक चीज डाली हुई है और वो क्या है, 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े। अब दिमाग पे कई बार ये आएगा कि सर यहाँ क्या इस 65 मीटर का भी कोई रोल है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में इस 65 मीटर का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन जब ये रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी तो यहाँ इन दोनों की लेंथ ऐड होगी। कैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए ये सुरंग है तो ये होगी हमारी ट्रेन। अब ये 33 मीटर है सुरंग, ठीक है बेटा, और ये हमारी अगर ट्रेन है, ओह शिट, ठीक है, ये अगर ट्रेन है तो इसकी लेंथ जो है वो है 67 मीटर। तो ट्रेन को यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए हम कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, और टाइम भी हमें दिया है, और टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो हम यहां से इस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना 10, तो ये आ गए 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात हम कह सकते हैं कि जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी तो इसकी जितनी खुद की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस इसे कवर करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक बार अगर हम फिर से लगाएं तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 67 मीटर बेटा, स्पीड है इसकी 10 और टाइम हमें बताना है, तो टाइम आ जाएगा यहां से 6.7 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। नेक्स्ट जेन के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहें, ये तैयारी बहुत 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 बेहतर होती चली जाएगी आपकी। डेली आपको हम हर सब्जेक्ट पे जो भी आने वाला है, चाहे वो हिंदी हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, हर एक की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि इस बीच हम कुछ मैराथन क्लास भी लेके आएँ, जैसे आशीष सर की आपने मैराथन क्लास देखी होगी, ठीक है। चलिए और भी मैराथन आपको देखने मिलेंगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी कि मैथ्स की भी आपको 1-2 मैराथन क्लास देखने मिले, जो मैंने आपसे वादा किया है। और एग्जाम से पहले पहले कोशिश करूंगा कि इसी महीने उसको ले आऊं, अगले 3-4 दिन में। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1 है। वे खर्च 5:3 के अनुपात में तथा बचत 4:1 के अनुपात में करते हैं। यदि कुल मासिक आय 10,000 रुपए हो, चलिए मासिक आय नहीं है बेटा, ये मासिक बचत है, मासिक बचत, और प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये मंथली इनकम, मंथली इनकम नहीं है, सेविंग है, मंथली इनकम नहीं है, सेविंग है, मंथली सेविंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा कहा गया निखिल और रितु की आय का अनुपात 2:1 है। तो पहला है निखिल और दूसरा है रितु, और इनकी जो आय है उसका रेशियो दिया है 2:1। अब ये आय है, और फिर हमें बताया गया है कि इनका खर्च का जो अनुपात है, खर्च का जो अनुपात है वो है 5:3, ठीक है जी। और फिर इनकी बचत का अनुपात भी हमें दिया गया है, और बचत का अनुपात है 4:1। लेकिन फिर से हमें एक बात दी गई है कि जो इनकी बचत है वो 10,000 रुपए है, और अगर ये 10,000 रुपए है तो बेटा ये 5 यूनिट की वैल्यू हो गई, और 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 2,000। तो इसका मतलब इसकी बचत तो हो गई 8,000, और इसकी बचत हो गई गुणा 2,000, यानी कितनी, 2,000, 2,000, ठीक है जी। अब वापस से कहानी पे फिर से आते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए x और ये भी x लैग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि निखिल ने अगर 2x कमाए, उसमें से कितने बचा रहा है बेटा, 8,000। तो खर्च कितना है इसका, इसका खर्च है 5। यही बात अगर मुझे रितु के लिए कहनी पड़े तो इसने x कमाए, इसने x कमाए, x कमाए, और उसमें से 2,000 रुपए बचाए,
तो इसका खर्च कितना हो गया 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x माइनस 24,000 और इक्वल में आ जाएगा 5x माइनस 10,000। x को एक तरफ कर लेते हैं तो 5x 6x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 10,000 और प्लस 24,000। तो अब यहां से बच जाएगा x इक्वल्स टू 14,000। x इक्वल्स टू 14,000। तो हमसे दोनों की आय पूछी है और दोनों की आय की बात करें तो निखिल की आय जो हो जाएगी वो जाएगी 14 दूनी 28,000 और रितु की जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 14,000। जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो बेटा इसे ई ऑप्शन डाल के आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए फिर से ही स्टार्ट करेंगे इसे और फिर से आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए पहला व्यक्ति है निखिल और दूसरी है रितु। इनकी इनकम यानी आय का जो रेशियो दिया है बेटा वो दिया है 2:1 और इनका जो खर्च है उसका रेशियो दिया है 5:3। अब यहां न लिख के मैं थोड़ा सा साइड में इस चीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा कि निखिल और रितु इनकी जो बचत है यानी सेविंग है वो 4:1 के रेशियो में। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 5 और 5 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 10,000। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आ गई तो बेटा 4 यूनिट की वैल्यू यानी निखिल की जो सेविंग है वो 8,000 है और इसकी सेविंग है कितनी 2,000। ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए करना क्या है बेटा, आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि कितना आएगा 6 और यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है जो कि कितना आएगा 5। अब यही काम एक बार फिर से नीचे की तरफ आपको करना है। तो 8 या 24 और 5 दूनी 10,000। अब यहां अंतर अगर हम करें तो आ रहा है 14,000 का और यहां अंतर करें तो आ रहा है 1 यूनिट। इसका मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी 28,000। तो जो निखिल है उसकी आय तो हो गई 28,000 ये वाली और जो रितु है उसकी आय हो जाएगी कितनी बेटा 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से तो उसकी हो जाएगी 14,000। ये एक छोटा सा और तरीका इसका हो सकता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1,600 रुपए है। यदि उसी दर पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उसी दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं 2 साल का ब्याज 1,600 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 800। कितना होगा 800। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 800। अब मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रिंसिपल का 5% किसके इक्वल है बेटा 800 के। तो जी 5 से अगर इसे काटें तो आएगा 160। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया यहां से 16,000 रुपए हो गया। कितना हो गया 16,000। अब आप जानते हो कि 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें 5% दी है और इसी पे हमें पूछा है उसी दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब हम पहले साल कह सकते हैं 20 से कितना होगा 21, फिर दूसरे साल भी कितना होगा 20 से 21, तीसरे साल भी कितना होगा 20 से 21। अब अगर हम यहां गुणा करें तो ये आएगा 8,000 और ये आ जाएगा 9,261। यानी यहां से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो मिलेगा हमें 1,261। अब 8,000 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 16,000 रुपए। 16,000 तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 2, बस गुणा 2 से करनी है और आंसर 2 6 दूनी 12 का 2 2 दूनी 4 1 5 2 कम 2 यानी ये कितना आ गया 2,522 रुपए। 2,522 रुपए जो कि आंसर है हमारा डी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। ठीक है, 73,000 रुपए पर 18% वार्षिक दर से 12/2/2022 से 11/2/2023 तक का साधारण ब्याज याद कीजिए। अब देखिए बस यहाँ एक ही चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि 12/2/2022 से 12/2/2022 से 11/2/2023 तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 365 डेज। 365 डेज और 365 डेज इक्वल होगा किसके 1 ईयर के। बस आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100।
अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। मेन चीज इसमें टाइम थी, वो मैंने आपको बता दिया कि कितना होगा, 1 ईयर होगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे। 475 रुपए मूल्य के जूते की एक जोड़ी पर 15% की छूट दी गई है, तो ये छूट कितनी होगी? चलिए, तो 475 का बेटा हमें निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका कितना परसेंट? 15%। ठीक है, चलो 5 या 15 और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20 बार। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 और 3 चौक 12 और 2 14 और बटे 2 गुणा मैंने लिख लिया 10। अब देखिए 2 से भाग करें तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये 10 भी है तो ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कहाँ जाएगा? यहाँ। तो हमारा डिस्काउंट जो बना वो बना 71.25, जो कि ऑप्शन है हमारा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा 71.25। 71.25। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, परंतु रियायती मूल्य पर 8% बिक्री कर लेता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित 34,020 रुपए भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए, अब यहां जो बिक्री कर है, क्या वो डिस्काउंट से पहले मिला होगा कि डिस्काउंट के बाद मिला होगा? तो बिक्री कर बेटा डिस्काउंट के बाद मिलता है, यानी पहले तो हमें 8%, ये जो 8% है इसको निकालना पड़ेगा। तो अब अगर मैं मूल्य निकालना चाहूं इसका, तो 34,020 जो वैल्यू है वो 108 की वैल्यू है, और फिलहाल हमें चाहिए होगी किसकी? 100 की। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा एसपी। ठीक है, चलिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचेगा हमारे पास? 7, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और एक 0, 12 तिया 36, फिर 12 कम 12 और 12 पंजे 60। यानी अब जो है इसका एसपी जो बना यहां से, वो बना हमारा एसपी जो बना वो बना 31,500, और हमें निकालना है यहां मार्क प्राइस। मार्क प्राइस एमपी, और मार्क प्राइस के लिए हम कह सकते हैं कि अगर 10% की छूट है तो ये जो वैल्यू है बेटा ये है 90 की, और फिलहाल हमें किसकी वैल्यू चाहिए रहेगी? 100 की। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 या 27, 9 पंजे 45 और एक 0 यहाँ से और 2 0 वहाँ से, तो हमारा एमपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35,000। 35,000। चलिए जी, 35,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और 1/x का औसत m है और x बिलोंग नहीं करता किसको? 0 को, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। चलिए, औसत का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो अगर मुझे x और 1/x का एवरेज चाहिए तो उसके बटे में 2 लाना पड़ेगा, और ये इक्वल होगा किसके? m के। यानी हम कह सकते हैं x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 2m के। किसके इक्वल होगी? 2m के। अब अगर मैं दोनों तरफ यहां स्क्वायर करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और इक्वल में 4m स्क्वायर। इससे वैल्यू कैंसिल आउट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4m स्क्वायर। लेकिन हमें यहां चाहिए क्या? हमें चाहिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एवरेज, यानी इसके अपॉन में 2 आना चाहिए, और हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, एक सेकेंड, ये 2 हमारा इधर माइनस में आ जाएगा, ये रह गया था हमसे, सॉरी। अब इसके अपॉन में भी हमें क्या लाना पड़ेगा? 2 लाना पड़ेगा। अब देखिए इस वैल्यू को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन अगर उधर कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो हम बिल्कुल करेंगे। जैसे ऊपर से अगर 2 कॉमन आता है तो बचेगा 2m स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में 2 है तो सॉरी ये आएगा 1, ये आएगा -1, और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 2m स्क्वायर माइनस 1। 2m स्क्वायर माइनस 1, जो कि है हमारा ए ऑप्शन, जो कि है ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। सबसे बेसिक तरीका
कि आप क्या करो, सबसे छोटी संख्या x मान लो, उसके बाद अगली संख्या क्या होगी x+2, x+4, और ऐसे ही करते करते आप क्वेश्चन की तरफ जाओ। या दूसरा आसान तरीका हमारे पास क्या है, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले एक एग्जाम्पल लूंगा और फिर इस क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे हम आएंगे। ठीक है, अगर ये सम संख्या है बेटा, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10। आप मुझे बताओ कि इनका अगर औसत निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर 10 और 8 18, 18 6 24, 4 28 और 2 30, और 30 बटे हमें 5 करना पड़ेगा। तो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा यहाँ से, वो निकल के आएगा सर 6। या मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जो औसत होता है लगातार संख्याओं में, कॉन्सेक्यूटिव नंबर में, वो एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर होता है। आप देखो कि इससे पीछे कितनी संख्या है, तो आप कहोगे कि सर इससे पीछे संख्या जो है वो 2 है, और इससे आगे भी जो नंबर हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो औसत से सबसे बड़ी संख्या पे जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 4, और औसत से सबसे छोटी संख्या पे आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। यानी जो औसत होता है वो एग्जैक्ट मिडिल में बैठा होता है। कहां बैठा होता है, बिल्कुल बीच में बैठा होता है। अब थोड़ा सा कहानी की तरफ आए हम अपने क्वेश्चन की, तो हमारे वाले क्वेश्चन में बेटा संख्या कितनी है, तो आप समझिएगा हमारे क्वेश्चन में संख्या है, हमारे वाले क्वेश्चन में जो संख्या है वो है 9, और एवरेज जो हमें दिया है वो दिया है 132। ठीक, तो 132 एग्जैक्ट मिडिल में बैठा होगा, बिल्कुल बीच में। अब कितनी संख्या थी, 9, एक हमें मिल गई, तो बची कितनी, 8। तो इससे आगे संख्या अगर बात करें तो संख्या कितनी होंगी, आधी, मतलब कितनी, 4। और इससे पीछे भी संख्या कितनी होंगी, तो आप कहोगे सर संख्या फिर से पीछे होंगी 4, संख्या होंगी 4। तो यहां आने के लिए यहां आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -8, और यहां जाने के लिए +8। तो इधर तो आ गए 140 पे, और इधर हम आ जाएंगे, चलिए 32, 12 - 8 4, तो 1, यानी कितना आ गया, 124। अब कहानी ये है, प्रथम और अंतिम संख्या, यानी फर्स्ट ये हो गई और लास्ट ये हो गई, इनका अंतर कितना होगा, तो 140 - 124, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ठीक, चलिए इसका एक और तरीका मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा। वहां हमें उस तरीके में किसी संख्या को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए समझते हैं इस बात को। मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, 2 4 6 8 और 10। अगर मैं पूछूं आपसे कि यहां संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर संख्या है 5। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का, इन दोनों में 2 का गैप, इन दोनों में भी 2 का गैप, और इन दोनों में भी गैप कितने का है, 2 का। यानी अगर गैप हम काउंट करें तो 1 2 3 4, और हर एक गैप है 2 का, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8। अब जरा आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर करके देखिए, तो आप कहोगे सर 10 - 2, यानी आंसर होगा 8। यानी संख्याएं जितनी हैं, गैप उसका एक कम बनता है, और हर एक गैप जो होता है वो कितने का है, 2 का। तो आंसर हो गया हमारा कितना, 8। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। बेटा हमारे वाले क्वेश्चन में संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर संख्या है 9, और गैप एक कम बनेगा, तो हर एक गैप, टोटल गैप कितने बनेंगे, 8, है ना, और हर एक गैप 2 का होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। विद इन अ सेकेंड आप बिना पेन पेपर के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बशर्ते आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पा रहा है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, और आज भी उसी तरह का एक परसेंटेज का क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। चलिए कराते हैं इसको। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पहले जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 100। अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कॉस्ट हो जाएगी कितनी, अब वो कॉस्ट हो जाएगी 125। तो हम कह सकते हैं कि खपत में कितनी कमी होगी, 25 की, किस पे, 125 पे। तो यहां से जो फ्रैक्शन बन के आई हमारे पास वो आई 1/5, 1/5। तो अब ये ऊपर वाला बेटा होता है कमी या वृद्धि, और नीचे वाली होती है हमारी वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 6। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, गुणा 6, यानी कितनी, 30। अब हमें चाहिए वास्तविक मूल्य।
अब मूल्य निकालने के लिए कितने रुपए खर्च हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो वो हो रहे हैं 1200। इसको एट इज इट ले लो। अब 1200 रुपए में कितना केजी, 30 केजी, तो 1 केजी का प्राइस कितना आ गया यहां से, 40 रुपी पर केजी, 40 रुपी पर केजी। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित विस्फलक को ऐसे तल से काटा जाता है जो कि उसकी सभी सतहों को प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार प्राप्त अनुप्रस्थ काट का आकार होता है, तो उसका आंसर होगा हेक्सागन। इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागन। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि तीन एवरेज का फिर से एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है, यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए योग अगर 78 है तो इसका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। एवरेज कितना होगा, एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18। और अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यानी क्रमागत संख्या है तो औसत जो होता है वो कहां होता है, बिल्कुल बीच में, एग्जैक्ट मिडिल में। अब दो संख्याएं, एक इससे पीछे होगी तो 28 होगी और एक इससे आगे होगी तो कौन सी होगी बेटा, 24। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो वो हमारा एवरेज यानी 26 ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन को उसकी धुरी से 45 डिग्री झुके हुए तल द्वारा काटा जाता है तो इस प्रकार अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होता है। देखिए अगर 45 के एंगल पे से काटा जाएगा तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा कुछ ऐसा, और फिर ये हो जाएगा क्या, हमारा दीर्घवृत्त। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने घोड़ा 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 732 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए सीपी हम मान लेते हैं कि कितना रहा होगा हमारा, 100। अब जब इसे पहली बार बेचा गया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। तो प्रॉफिट अगर 25% हुआ तो SP1 हमारा कितना बन जाएगा, SP1 बन जाएगा हमारा 125। अब कहानी को फिर से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है यदि उसने घोड़ा 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो बेटा पहले उसने 100 में खरीदा, अब 25 अगर हम कम करें, अब इस क्वेश्चन में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 35% दिया है, लेकिन चलिए अब ये 25% है तो इसी से हम करेंगे, और इसी से करें तो ये आ जाएगा 75। यानी इस बार जो सीपी हुआ वो हो गया कितना, 75। ठीक, अब जब ये यहां से आगे बेचने लग रहा है तो ये इसको 36% के लाभ पे बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर 36% है तो ये किस पे काउंट होगा, 75 पे। तो 75 का अगर हम 36% निकालेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 4 से जाएगा 9 बार और 9 तिया 27। तो अब SP2 जो यहां बनेगा, 7 और 5 12 का 2, 7 2 9 और 1 10। यानी पहले बेचा उसने कितने में, 125 में, और अब बेच रहा है कितने में, 102 में। तो कितना ज्यादा में बेचा, सॉरी कितना कम में बेचा, 23। और 23 यूनिट की वैल्यू हमें दी है कितनी, ये दी है 732, और हमें बताना है सीपी, तो वो है 100 यूनिट। चलिए तो सीपी तो निकालेंगे, 23 से 23 दिया 59, बचेगा कितना, 4, 23 ही कम 23। चलिए 23 से अगर हम भाग करें 732 को तो 23 दिया 69 ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 23 ही कम 23, 12 9 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 23 से चौक 92, यानी लगभग लगभग 31.4 और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 3140 रुपये। और उस हिसाब से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो आप इस पे ऑप्शन नंबर ई डालेंगे, 3140 रुपये। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 250 बटे कितना बेटा 50, और आंसर बन जाएगा कितना 5
आवर्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी और सी, देखिए एवरेज का ये चौथा क्वेश्चन है, तो एवरेज ठीक ठाक आ रहा है ना। ए बी और सी का औसत भार 60 किलोग्राम है, यानी अगर यहाँ हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट कितना होगा, तो देखिए 60 केजी है एवरेज, और ए प्लस बी प्लस सी अगर हमें निकालना है तो 60 या 180। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि ए और बी का औसत भार 30 है, तो यहां हम कह सकते हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 60, क्योंकि दो लोग हैं तो 2 से गुणा करेंगे। फिर बी और सी का औसत दिया है हमें 70, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा 140। अब अगर यहां से मैं ए प्लस बी को माइनस करता हूं, जो कि कितना है 60, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ जाएगी 120। अब हमें पता है कि b प्लस 120 बराबर है किसके, 140 के, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 20 केजी, और यही हमारा आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं तथा 5 दोनों खेल खेलते हैं, तो कोई भी खेल ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो ये हम करेंगे वेन डायग्राम से, और 2 सर्कल हम इसके ड्रॉ कर लेंगे। तो कहा गया है कि कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट वाले हो गए हमारे कितने, 15। इसे डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे अंदर, क्यों नहीं लिखेंगे, जब तक इसके साथ केवल शब्द नहीं आएगा तो ये अंदर वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे कौन से हैं, टेनिस वाले हैं, और टेनिस वाले भी 15 है। अब देखिए ये जो 5 हैं ये दोनों है, तो सबसे पहले हमें इस डाटा को लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इस डाटा को जो कॉमन होगा दोनों के लिए। ठीक है, अब क्रिकेट में टोटल 15 हैं, 5 काउंट हुए तो बचे कितने, 10। टेनिस में टोटल 15 हैं, 5 हमारे ऑलरेडी, देखो इस सर्कल में भी आ रहा ना 5, तो 5 हमारे काउंट हो गए, तो बचे कितने, 10। तो ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट या टेनिस या दोनों खेलते हैं, तो टोटल ये कितने हो गए बेटा, 25। और थे हमारे पास कितने, 40। अब 25 ऐसे हैं जो कोई ना कोई एक खेल तो खेलते ही हैं या दोनों खेलते हैं, तो बचे कितने हमारे, 15। तो ये 15 वो हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। ठीक है, चलिए जी, अब ये फिर से एक पाई चार्ट का और क्वेश्चन आ गया है, और इस बार क्वेश्चन में है कि 4,910 करोड़ की राशि टोल संग्रह के माध्यम से प्राप्त करने हेतु एकत्र की गई। प्राप्त करने हेतु यदि आउटसोर्स एजेंसी को अधिकतम 20% कमीशन दिया जाए तो एजेंसी द्वारा कुल कितनी राशि एकत्रित की गई। चलिए, तो टोटल हमें जो बताया है वो कितना है, 4,910, और अब 20% इस पे कमीशन होगा, तो इसका मतलब इसका कितना निकालना है हमने, 120% हमें निकालना है। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 12 कम 12 का 2, हासिल लगा 1, 12 नमा 108, और 1 9 हासिल 10, 12 चौक 48, और 10 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे, 58। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 5,892 करोड़, 5,892 करोड़। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन हमारे रहेंगे इसमें, और आई होप इन क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपकी बहुत हेल्प होगी। तो नेक्स्ट जेन क्लासेस पे आप हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, एसएसटी हो, रीजनिंग हो, या फिर मैथ्स हो, सारी वीडियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आपको ये कोई भी पीडीएफ, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, है ना, और मैथ्स हो, तो उन सबको अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का एड्रेस है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का एड्रेस हमारा ये है। और अगर आपको हमारे ये ऐप चाहिए तो एंड्रॉयड के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और iOS के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे और बढ़िया से करेंगे, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, नमस्कार।